खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमृतसर से। बड़ी खबर आपको बता दें कि अमृतसर में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनाव अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो मतदाता सूची में त्रुटियां जो है वो दूर करे हैं। त्रुटिहीन मतदाता सूचियां चुनावी प्रक्रिया की आदि समस्याओं का समाधान कर देती हैं। जैदी ने अधिकारियों से कहा है कि पंजाब में 2017 के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूचियों की तैयारी का काम अभी से शुरू कर देना चाहिए। जो नए मतदाता सूचियों में शामिल होने से रह गए हैं, 2016 की मतदाता सूची के संशोधन के दौरान उन्हें शामिल किया जाए। आज मुख्य चुनाव आयुक्त मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। तो ये तमाम सवाल है, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब में जल्द चुनाव हो सकते हैं। जिस तरह से तमाम पार्टियां सक्रिय हैं, उसके बाद अब नसीम जैदी जो हैं चुनाव कमिश्नर हैं, वो भी अमृतसर पहुंचे हैं। अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की है। अधिकारियों को उन्होंने तेजी से काम करने के निर्देश जारी किए हैं और जल्द से जल्द जो मतदाता सूची है उसका दोबारा निरीक्षण करने के भी निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों सीएम बादल की तरफ से भी कुछ ऐसे संकेत दिए गए थे कि वो चुनावों के लिए तैयार है। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे कुछ बयान आए थे कि वो भी चुनावों के लिए तैयार है। तो चुनावी माहौल जो है पंजाब में वो बनता जा रहा है। इसके बाद अब चुनाव आयोग भी सक्रिय हो गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं। वो अमृतसर पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को वहां पहुंचकर दिए। आगे बढ़ते हैं। आज होने वाली हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। आपको बता दें कि सरकार प्रदेश में प्रदूषण सर्टिफिकेट फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला कर सकती है। इसके साथ साथ स्थानीय निकाय चुनावों में भी योग्यता तय हो सकती है। सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में पीएचडी धारकों को प्राथमिकता दी जा सकती है। नेट परीक्षा न होने पर भी कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुलबीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलबीर, कितने बजे ये बैठक होनी है और किन मुद्दों पर आज बातचीत हो सकती है बैठक में? मोनिका 11 बजे का टाइम है बैठक का, और जिस तरह से बैठक का क्योंकि 11 बजे का टाइम है तो तमाम मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि तय समय पर जो मीटिंग है मंत्रिमंडल की वो शुरू हो जाएगी। और यदि आज की मंत्रिमंडल की बैठक की बात करें तो कई अहम फैसले जो है सरकार ले सकती है। जहां तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है हरियाणा में उसकी फीस में सरकार बढ़ोतरी का फैसला कर सकती है। इसके अलावा स्थानीय निकायों में के जो चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता, जिस तरह से पंचायत में एक योग्यता तय की थी सरकार ने, उसी तरह से स्थानीय निकायों के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी योग्यता जो है वो तय हो सकती है। इसके साथ ही ये जानकारी मिल रही है कि स्पोर्ट्स काउंसिल जो है हरियाणा में उसका गठन किया जा सकता है सरकार द्वारा। तो इस तरह के कई फैसले हैं मोनिका जो आज सरकार ले सकती है। साथ ही एक अहम जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जो सहायक प्रोफेसर हैं उनकी नियुक्ति पीएचडी होल्डर्स जो हैं उनका रास्ता साफ हो सकता है आज के वो पात्र होंगे। और साथ ही ये शर्त भी हटा दी जाएगी कि जो उनकी नेट की परीक्षा होगी वो पास करना अनिवार्य है, तो इसमें छूट दी जा सकती है। तो इस तरह के कई अहम फैसले हैं मोनिका जिनकी संभावना जताई जा रही है कि जो खट्टर सरकार है आज ये फैसलों पर मोहर लगा सकती है। बिल्कुल, तो हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कुलबीर, फिलहाल कौन कौन से मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर कैप्टन अभिमन्यु की बात करें वो पहुंच गए हैं। कृष्ण बेदी जो राज्य मंत्री हैं वो पहुंचे हैं। रामविलास शर्मा जो हैं शिक्षा मंत्री हैं वो पहुंचे हैं। इसके अलावा बाकी मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है और ये एक माना जा रहा है कि जल्द ही वो आने वाले हैं और बैठक जल्द ही शुरू हो जाएगी। जी कुलबीर, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो हरियाणा मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक होने जा रही है और 11 बजे के बाद ये शुरू होने वाली है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को अज्ञात शख्स ने उनके पर्सनल मोबाइल फोन पर हिसार न आने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अज्ञात शख्स ने डॉक्टर चंद्रा को आगाह किया है कि अगर वो हिसार आते हैं तो जान और मान सम्मान से हाथ धो बैठेंगे।
इस पूरे प्रकरण को लेकर डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से हिसार सिटी थाने में एक शिकायत की गई है। मामले के संबंध में हिसार के एसपी अश्विनी शेषवणी ने कहा है कि इस संबंध में सिटी थाने में रपट दर्ज कर दी गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। जांच में जो भी दोषी मिलेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि एक कंप्लेंट जो कल सिटी हिसार एसएचओ के पास आई, हालांकि मेरे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन जितना मेरे संज्ञान में है उसके हिसाब से उस कंप्लेंट की फर्दर इंक्वायरी के लिए रोजनामचा में जो डीडीआर एंट्री है वगैरह वो कर दी गई है। एंड इसके बारे में भी उनको भी जो कंप्लेनेंट है उनको भी संज्ञान में लाया गया है। तो इसके ऊपर लीगल ओपिनियन में एक बार हम ओपिनियन भी लेना चाहेंगे, तो उसके बेसिस पे जो निकलेगा उसके तहत हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें कोई एफआईआर वगैरह रजिस्टर करेंगे? इसमें जैसे रोजनामचा में डेली डायरी रिपोर्ट होती है उसको रिकॉर्ड किया गया है, तो उसके बेसिस पे लीगल ओपिनियन लेके अगली जो कानूनी कार्रवाई है उस पर की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ललित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, और क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ पता चल पाया है, किसने ये चेतावनी दी है? मोनिका, फिलहाल अगर अभी हम बात करें, पुलिस की जो तफ्तीश है लगातार जारी है। फिलहाल जो एसएल ग्रुप के चेयरमैन हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने रविवार को इस मामले को लेकर सिटी थाना में शिकायत की है। ये मामला लगभग 1.5 महीने पुराना है। 4 नवंबर की बात है। लगभग दोपहर को 3 से 3:15 बजे के करीब उनके पर्सनल नंबर पर किसी अज्ञात शख्स ने फोन किया था और उन्हें हिसार न आने की और उसके अलावा जिस तरह से उनके जो मान सम्मान को लेकर ठेस पहुंचाने की बात की थी, उसको लेकर उन्हें शिकायत की। फिलहाल अगर अभी हम बात करें, पुलिस ने जो कंप्लेंट है वो रोजनामचा में दर्ज कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। ललित, फिलहाल पुलिस की तरफ से किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? क्या किसी पर शक जताया गया है? फिलहाल मोनिका, अगर अभी हम बात करें, जो पुलिस है, पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। अभी फिलहाल कंप्लेंट को लिया गया है और जो एफआईआर है फिलहाल अभी रजिस्टर नहीं की गई है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि अभी लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है और जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें, जिस शख्स ने फोन किया है उसकी डिटेल्स को जांचा जा रहा है। उसके लिए जो तफ्तीश है लगातार जारी है। देखना यही होगा कि किस तरह से जो प्रोसेस है पुलिस का आगे किस तरह से जाता है, लेकिन फिलहाल अगर अभी हम बात करें, एफआईआर को दर्ज नहीं किया गया है। जी ललित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीगल ओपिनियन पुलिस ले रही है। इसके अलावा जो है, जो फोन कॉल्स की जो डिटेल्स हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। तो एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को अज्ञात शख्स ने उनके पर्सनल मोबाइल फोन पर हिसार न आने की चेतावनी दी है। नवंबर महीना का ये मामला है। उसके बाद हिसार सिटी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि रपट लिख दी गई है, लेकिन फिलहाल मामला दर्ज नहीं किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के पंच प्यारों ने फिर नया आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर एसजीपीसी ने 5 प्यारों के 23 अक्टूबर के आदेश के मुताबिक 5 सिंह साहिबानों की सेवाएं तुरंत खत्म नहीं की तो 2 जनवरी को पंथक इकट्ठा कर अगला कार्यक्रम जारी किया जाएगा। श्री अकाल तख्त साहब के 5 प्यारे 23 अक्टूबर को दिए गए अपने फैसले पर कायम हैं, जिसमें उन्होंने तख्त साहिबान के जत्थेदारों को हटाने के आदेश एसजीपीसी को जारी किए थे। श्री अकाल तख्त साहब के 5 प्यारों ने फिर आदेश दिया है कि अगर 2 जनवरी 2016 तक एसजीपीसी जत्थेदारों को सेवा मुक्त नहीं करती तो उसके बाद सिख पंथ के सामने आगे की रणनीति का खुलासा किया जाएगा। दरअसल अमृतसर में 5 प्यारों की मीटिंग हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसी मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि एसजीपीसी पर जत्थेदारों को हटाने के लिए दबाव बनाया जाए। डेरा मुखी राम रहीम को माफी दिए जाने से खफा सिख संगत के रोष को देखते हुए श्री अकाल तख्त साहब के 5 प्यारों ने जत्थेदारों को तुरंत हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद 5 प्यारों की बर्खास्तगी कर दी गई। फिर सिख संगत के रोष के बाद उनको एसजीपीसी ने फिर से बहाल कर दिया। उस वक्त सिख पंथ में 5 प्यारों की भूमिका पर भी सवाल उठे थे, पर अब एक बार फिर 5 प्यारों का सख्त रुख इस मामले को फिर गरमाने की तैयारी में है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर।
फतेहगढ़ साहिब शहीदी जोड़ मेल के आखिरी दिन एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ को सिख श्रद्धालुओं के विरोध का सामना करना पड़ा। मक्कड़ सभा को संबोधित करने लगे तो सिख संगत ने नारेबाजी की और हवाला दिया कि वो यहां कथावाचक और रागी जत्थों को सुनना चाहते हैं। शहीदी जोड़ मेले के आखिरी दिन जब एसजीपीसी प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ सिख श्रद्धालुओं को संबोधित करने लगे तो उनके खिलाफ जम के नारेबाजी शुरू हो गई। सिख श्रद्धालुओं की तरफ से उन्हें ना बोलने देने की पूरी कोशिश की गई, पर फिर भी अवतार सिंह मक्कड़ ने बोलना जारी रखा और अवतार सिंह मक्कड़ 1-2 मिनट तक लगातार बोलते गए। लोगों ने भी नारेबाजी जारी रखी। लोगों ने उन्हें जाने के लिए कहा और कहा कि वो उन्हें नहीं कथावाचक और रागी जत्थों को सुनना चाहते हैं। अवतार सिंह मक्कड़ कुछ देर बोलने के बाद बैठ गए और फिर कड़ी सुरक्षा में वहां से चले गए। इससे पहले भी 26 दिसंबर को जब मक्कड़ सिख श्रद्धालुओं को संबोधित करने लगे तब सिख श्रद्धालुओं की तरफ से उनका जम के विरोध हुआ और तब मक्कड़ बिना बोले ही वहां से चले गए। दरअसल बीते दिनों में हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामलों और डेरा मुखी को माफी दिए जाने से सिख श्रद्धालुओं में काफी गुस्सा है और उसी गुस्से का उबलता रूप फतेहगढ़ साहब में देखने को मिला। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहब। आगे बढ़ते हैं। सीएम प्रकाश सिंह बादल की ओर से धर्म और सियासत को एक बताने पर सियासी माहौल गर्मा गया है। विरोधियों ने इसे लेकर सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने खालसा पंथ में धर्म ते सियासत इकट्ठा है। कई इस चीज से भी नुक्ताचीनी करते कि सियासत वक्री होनी चाहिए, धर्म वक्रा होना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का धर्म और सियासत को एक तराजू में तोलना कहीं न कहीं उनके पंथक एजेंडे की तरफ वापस आने की झलक पेश कर गया। लेकिन सीएम साहब के बयान पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष के मुताबिक अकाली दल शुरू से ही धर्म का इस्तेमाल करता रहा है और अब लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहा है। राजनीति सत्ता हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल हमारे संविधान में भी नहीं कहा गया है और स्वाभाविक रूप से बादल जी ये काम करते रहे हैं, उनको फायदा हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के बयान देके वो अपने जो गलत काम उन्होंने किया है, पंजाब की जनता जिसकी वजह से नाराज है उनसे, उन पापों को छुपाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने बादल के बयान पर ऐतराज जाहिर किया है। पार्टी कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर के मुताबिक अकाली दल के पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्हें अब धर्म की याद आ रही है। नीति तो फेल हो चुका, हुण वो धर्म का सहारा ले रहा। अज तक तो कहंदा रहा कि धर्म तो राजनीति जुदा वा, जदों वो सारे हीले वसीले उहदे फेल हो गए, हुण उन्हें धर्म का सहारा ले लिया। विपक्ष शुरू से ही अकाली दल पर धर्म के नाम पर राजनीति का इल्जाम लगाता रहा है। ऐसे में अकाली दल ने धार्मिक आधार तैयार करना शुरू कर दिया है। धार्मिक संगठनों का विरोध झेल रहे अकाली दल को इसका कोई लाभ मिलेगा या नहीं, कहना जल्दबाजी होगी। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ राजीव वधवा, जी मीडिया, जालंधर। बात किसानों की करते हैं। किसान बाजार के भरोसे है, बाजार उत्पादन के भरोसे, लेकिन हर तरफ से मार किसान को ही झेलनी पड़ती है। कम फसल है तो फसल का रोना, ज्यादा हो जाए तो दाम का रोना। कुछ ऐसे ही हालात संगरूर के किसानों के हैं जो अपनी गाड़ी कमाई से सब्जियां तो खूब उगाते हैं, लेकिन अब सही दाम न मिलने से वो परेशान हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब मीडिया ने सब्जियों के दाम आसमान पर दिखाए थे, जो आम लोगों की पहुंच से दूर थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि किसान सब्जियों को बाजार की बजाय पशुओं को खिला रहे हैं। वजह है सब्जियों के कम दाम। गाजर, मूली, गोभी, शलगम जैसी सर्दी की सब्जियां किसान ने कमर तोड़ मेहनत कर तैयार तो कर दी, लेकिन अब दाम को लेकर मारे मारे फिर रहे हैं। 3 रुपये किलो गाजर, 4 रुपये आलू, 5-4 रुपये गोभी महंगी पैंदी है जी। ठंड का टाइम हैगा ते पहला तो व्हीकल स्टार्ट करना पैंदा, धुंदां दा टाइम है, बहुत महंगा होंदा, तड़वाई बंदे लेबर नहीं मिलती। सब्जियां दी इन्नी मंदी हालत है, जदों सब्जियां दा ਜਿਹੜਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ, ਸਗਮਲਾਂ ਦਾ, ਗੋਭੀ ਦਾ, ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ 2 रुपये किलो भी ਇਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਥੁੱਕ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। किसान अपनी ट्रांसपोर्टेशन खर्च बचाने के लिए तैयार सब्जियों को पशुओं को खिला रहे हैं। किसानों का तर्क है कि वो पशुओं का चारा 10 रुपए की कीमत देकर लाते हैं। अगर उनकी सब्जियों के दाम कम हैं, तो बाजार में क्यों बेचे।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਣਾ ਲਾਓ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਤੂੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2.5-3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। संभव है शहर के आम उपभोक्ताओं को अभी भी गोभी, गाजर, मूली के दाम में कोई खास तब्दीली नजर न आ रही हो। यही कोई 30-40 रुपए के आसपास उनके दाम हों। लेकिन किसान अपनी फसल को लेकर परेशान है। परेशानी की वजह न केवल दाम है बल्कि रखरखाव की उचित व्यवस्था का न होना भी है। यानी अगर किसान की सब्जी तैयार है तो उसे उसी दिन बेचना या फेंकना होता है। सुमित जोशी, जी मीडिया, संगरूर। तो इस रिपोर्ट को देखकर ये लग रहा है कि किसानों के अच्छे दिन कब आएंगे। इस बीच किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब किसान भारत के साथ ही दूसरे देशों में भी अपनी फसल बेच पाएंगे। और ये कैसे मुमकिन होगा, ये रिपोर्ट देखिए। जी हां, ये सच है। अब किसान दुनिया के किसी भी देश में अपनी फसल बेच पाएंगे और ये मुमकिन हो पाएगा किसान पोर्टल की मदद से। किसान पोर्टल, ये पोर्टल केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में शुरू किया। किसान पोर्टल का जन्म विदेश में बैठे एक भारतीय के दिमाग में उस वक्त हुआ जब उन्होंने खुद इस समस्या को करीब से महसूस किया। वहां मैंने क्या देखा, that how American produce market works, and I came to know like there from America we send apples to Mumbai in temples for very costly, $16 per bushel. And then I say, why not, if this is possible, why not this is there in India? विकास गुप्ता का कहना है कि इस पोर्टल से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि कई युवाओं को भी नौकरियां मिलेंगी। हर गांव में अगर हमारे छोटे छोटे आईटी सेंटर होंगे, जैसे चाइना में छोटे छोटे गांव में होता है, तो मेक इन इंडिया जॉब्स गांव से स्टार्ट होगी, आईटी जॉब्स। वही पोर्टल की लॉन्चिंग के मौके पर कृष्णपाल गुर्जर के साथ ही बॉलीवुड सिंगर अली कुली मिर्जा भी पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री ने इसे किसानों के लिए बेहतर शुरुआत बताया। वहीं अली भी खासे उत्साहित दिखे। आज सेज ग्रुप ने यहाँ पर किसान पोर्टल का लॉन्च किया। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जब बिचौलिया समाप्त हो जाएगा तो जो बिचौलिए का लाभ है वो सीधा किसान को जाएगा। देखिए, बेसिकली मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। हमारे फादर मुजफ्फरनगर से किसान थे, तो ये पोर्टल होगा डायरेक्ट बायर और किसान के साथ में। इधर किसान अपना गुड्स लेके आया, इधर बायर ने खरीद लिया, तो ये बहुत ही अच्छी और मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी। जाहिर है कि किसानों के लिए पोर्टल खासा फायदेमंद होने वाला है, लेकिन पोर्टल के बारे में किसानों को कोई जानकारी ही नहीं है। नहीं, ये जो सरकार ने जो फैसला दिया है ये किसानों के बारे में बहुत ही हितकारी है, लेकिन किसानों को अभी इसके बारे में पता नहीं है। अभी किसानों को तो ज़्यादातर इसके बारे में पता नहीं है, परंतु जब पता लगेगा किसानों को तो इससे किसानों का बहुत फायदा होगा। ये पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने में एक और अहम कदम है, जिससे किसानों को खासा फायदा होगा। अभी तक किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इसके बारे में जागरूकता फैलाएगी, जिससे किसान इस सुविधा का भरपूर फायदा उठा सकेंगे। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में विकास ठप होने के पूर्व सीएम धूमल के दावे को मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है। वीरभद्र ने धूमल को झूठा करार दिया है, जबकि सीएम के ताजा बयान पर पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि वो मुद्दों की बात करते हैं और ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करके वो बहस का स्तर कम नहीं करना चाहते। हिमाचल प्रदेश में इल्जामबाजियों का दौर चरम पर है। प्रदेश में विकास ठप पड़े होने के पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के बयान पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने धूमल को झूठा इंसान करार दे दिया। प्रेम कुमार धूमल है झूठू राम है, झूठ बोलना उनका काम है, बातों को तोड़ मरोड़ कर रखना उनकी राजनीति है। वहीं सीएम की शब्दावली पर प्रतिक्रिया पूर्व सीएम ने भी दी। धूमल ने कहा कि वो मुद्दों की बात करते हैं और ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करके बहस का स्तर कम नहीं करना चाहते। मुद्दों को लेकर हमने कहा कि सरकार हर फ्रंट पर असर कर रही है,
अगर इनकी इन मुद्दों पर कहीं सफलता रही है तो जनता को बता सकते हैं। बाकी जिस तरह की शब्दावली वो इस्तेमाल करना चाहते हैं हम वो वैसे ही करना नहीं चाहते। हम बहस के स्तर को ऊंचा रखना चाहते हैं, तथ्यों पर रखना चाहते हैं, सत्य पर आधारित रखना चाहते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री वीरभद्र और धूमल के बीच तल्ख बयानबाजी का लंबा दौर चला था। अक्सर दोनों ही नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश करते रहते हैं और ताजा बयान को उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया शिमला। चलिए अब आज की अच्छी खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद के 16 साल के लक्ष्य गौड़ ने वो काम कर दिखाया है जो एक मिसाल है। आईक्यू के जरिए लक्ष्य को अंतर्राष्ट्रीय शोहरत मिली है। 16 साल के इस टीचर से देश विदेश से शिक्षक भी शिक्षा लेते हैं। लक्ष्य के आईक्यू को सबसे पहले 2013 में पहचान मिली थी। ये है लक्ष्य गौड़। हरियाणा के फरीदाबाद में एक प्राइवेट स्कूल में 11वीं के स्टूडेंट है। ये लक्ष्य का एक छोटा सा परिचय है। लक्ष्य को पूरी तरह जानने के लिए, लक्ष्य की सक्सेस स्टोरी जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। बात 4 साल पहले की है, जब लक्ष्य टीनेजर भी नहीं हुए थे। महज 12 साल का था लक्ष्य। इतनी छोटी उम्र में भी लक्ष्य विज्ञान में ही जीता था। दूसरे बच्चों से अलग इंटरनेट पर लक्ष्य केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट देखता था। छुट्टी के रोज भी लक्ष्य अपने दोस्तों के साथ साइंस के वो एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करता था जो स्कूल की लैब में दूर से साइंस टीचर को एक्सपेरिमेंट करते देखता था। वो साइंस एक्सपेरिमेंट्स जो स्कूल में उससे बड़े बच्चों को सिखाए जाते थे। लेकिन लक्ष्य का तरीका अलग था। मजेदार तरीके से केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे तरीके जिनसे बच्चों में साइंस के प्रति रुचि बढ़ाई जा सके। साइंस एक्सपेरिमेंट्स के इसी आइडिया से लक्ष्य को iCube साइंस क्लब का आइडिया आया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब साइंस को अपने हाथों से करें, जिससे सबको इंटरेस्ट हो, जिससे सब आगे बढ़े साइंस में और उसकी फील्ड में और काफ़ी सारी डिस्कवरीज करें। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो बच्चे जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के हैं, क्यों ना उनको मौका दिया जाए साइंस का बैकग्राउंड में इंट्रोड्यूस करने के लिए। iCube साइंस क्लब ने महज 4 साल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल कर ली। अब आपको बताते हैं आखिर iCube साइंस क्लब है क्या। iCube साइंस क्लब एक सामाजिक संस्था है। iCube साइंस के प्रयोगों की शिक्षा दे रहा है। iCube हरियाणा और कर्नाटक के स्कूलों तक पहुंच चुका है। iCube का लक्ष्य ग्रामीण और उपनगरों के स्कूल हैं। iCube छात्रों और शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहा है। लक्ष्य का कहना है कि साइंस रट्टा मारने का विषय नहीं है। रट्टा स्टूडेंट को एक जंग लगी मशीन बनाता है। साइंस एक ऐसा ही विषय है जिसे प्रैक्टिकली ना किया जाए तो यह अधूरा है। हमारा मेन एम ये था कि हम ये जो साइंस जो है, जो हम रट के नहीं सिखाते, हमें हाथ से करवानी है साइंस। जब तक बच्चा हाथ से नहीं करेगा तब तक उसे याद नहीं होती साइंस। खुद की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इस क्लब को चलाने की काफी चुनौतियां भी हैं। iCube साइंस क्लब ही अब लक्ष्य का लक्ष्य बन चुका है। देश दुनिया के सभी स्टूडेंट्स जो विज्ञान को सीखना समझना चाहते हैं, उन्हें iCube साइंस क्लब के साथ लक्ष्य जोड़ना चाहते हैं। चाहता तो मैं पूरे वर्ल्ड वाइड में ही हूँ, बट शुरू तो घर से ही करना पड़ता है, तो इंडिया ही पहले आएगा, फिर बाद में दूसरा। लक्ष्य का iCube साइंस क्लब भारत में करीब 150 स्कूलों में बच्चों और टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। लक्ष्य सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को विज्ञान, खोज और प्रयोग सिखा रहे हैं, साथ ही टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। डिफ़िकल्टीज ये है कि बच्चों को पहले से बैकग्राउंड होता नहीं है साइंस में, उनको भी काफ़ी रटवाया जाता है, तो थोड़ा सा वो बैरियर ब्रेक करने में थोड़ी दिक्कत आती है। बट एक बार जब वो टूट जाता है तो बहुत आसान हो जाता है, उनको एक्सपेरिमेंट्स हम करवाते जाते हैं। लक्ष्य के iCube को सबसे पहले 2013 में पहचान मिली। ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर ने iCube को स्कूली छात्रों तक पहुंचाया। बल्लभगढ़ के 49 प्राइमरी और 24 मिडिल स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहा है iCube। कर्नाटक के 14 जिलों के 50 टीचर्स को ट्रेनिंग दे चुका है लक्ष्य। हरियाणा स्टेट बोर्ड ने लक्ष्य के प्रयोगों की किताब छापी है। 2014-15 शैक्षणिक सत्र के लिए नन्हे कदम विज्ञान की ओर लक्ष्य ने अफगानिस्तान के 17 शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी है। लक्ष्य से ट्रेनिंग लेने में टीचर थोड़ा असहज महसूस करते हैं, लेकिन
लक्ष्य को प्रयोग करते देखकर वो सहज हो जाते हैं, लक्ष्य से सीखते हैं और छात्रों को सिखाते हैं। यशस्विका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, फरीदाबाद। आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। किसी भी तरह की जानकारी, अपने सुझाव हम ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। आप हमें ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आप लॉगिन कर सकते हैं zpunjab.com पर। इसी के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।